दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैथिल समाज द्वारा उत्तर प्रदेश की ओर से चौखंबा स्थित भारतेंदु भवन में मिथिला नववर्ष की पूर्व संध्या पर मिथिला नववर्ष अभिनंदन समारोह जुड़ शीतल का आयोजन किया गया। अतिथियों ने मिथिला संस्कृति के प्रतीक कवि कोकिल विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर शुभ आरंभ किया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल्स के पूर्व चेयरमैन अरुण कुमार त्रिपाठी ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि आम मैथिल जनमानस को समर्पित पॉकेट मिथिला पंचांग में मिथिला के पर्व त्योहार, लगन, विवाह, द्विरागमन, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश आदि तिथियों को दर्शाया गया है। इससे प्रवासी मैथिल परिवार भी पंचांग अनुसार अपने कार्य संपादित कर सकते हैं। अध्यक्षता कर रहे बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में आधुनिकीकरण से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पर्यावरण को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। पर्व मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ा है। अति विशिष्ट अतिथि बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि जुड़ शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध है। इस मौके पर बड़े बुजुर्ग अपने से छोटे लोगों के सिर पर बासी पानी डालकर जुड़ैल रहू का आशीर्वाद देते हैं। यह संस्कार संवर्धन व पर्यावरण संरक्षण का प्रयास है। कलाकारों ने लोक नृत्य, झिझिया, जड़ जटीन, समाचक, कैबा, लोक महापर्व, डाला, छठ, जय जय भैरवी, गणेश वंदना की विशिष्ट चक्रवर्ती, सृष्टि यादव, ईशिता मुखर्जी, कावेरी महंत, श्रेया विश्वकर्मा, यशस्विनी शुक्ला, सिमरन सिंह, आकांक्षा साहनी, आंचल सिंह, पायल सिंह, अंशु साहनी, सुनैना राव ने मनोहारी प्रस्तुति की। अमित श्रीवास्तव ने नृत्य में रावण जटायु युद्ध प्रस्तुत किया। अतिथि अभिनंदन संस्था अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट, संयोजक संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट, सह संयोजक मालिनी चौधरी ने किया। स्वागत दीपेश चंद्र चौधरी ने किया। अनीसा शाही, डॉक्टर दिनेश पांडे, नित्यानंद राय, अजय विक्रम, भागीरथ मिश्रा, ओम शंकर श्रीवास्तव, दीपक राय, कान्हा, मनोज मिश्रा, सुधीर चौधरी, आनंद राय, नटवर झा मौजूद रहे। मैं डॉक्टर कमलेश झा, प्रभारी प्राचार्य रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय इंद्रपुर शिवपुर वाराणसी हूँ, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। जो मैथिली नववर्ष है, जब मैथिली नववर्ष पर हम विचार करते हैं तो हमें इसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। मिथिला वह भूभाग है जो भारत का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग और उत्तरी भाग है, उसमें एक मिथिलांचल क्षेत्र है जिसमें बिहार के कुछ जिले और नेपाल के कुछ जिले दोनों मिलाकर के मिथिला होता है। नेपाल का जो तराई भाग है उसको और बिहार का जो उत्तरी और पूर्वी भाग है, उन दोनों को जोड़ करके एक मिथिला क्षेत्र है। और इसके विषय में विस्तृत वर्णन आया है कि गंगा बहती जनक दक्षिण दिश, पूर्व कोश की धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत वल विस्तारा, कमला त्रियुगा अमृत त्रीरा, धेमूड़ा बागमती कृतसारा, मध्य बहती लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विद्यागारा। तो इस तरह से हमने देखा कि मिथिला की भौगोलिक स्थिति नेपाल का जो हिमालय है, तराई भाग का जो हिमालय क्षेत्र से लेकर के गंडक नदी और दक्षिण में गंगा का भूभाग, ये पूरा क्षेत्र मिथिला आता है। और यहाँ का अपना सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम और पर्व त्योहार का अलग से हमारे जो शास्त्रीय विधा है, शास्त्रीय परंपरा है,
धर्मशास्त्र में आया है कि धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयः मिथिलायां व्यवहारतः, याज्ञवल्क्य स्मृति में यह वाक्य आया है कि जब भी मिथिला के लिए धर्म का निर्णय करेंगे तो व्यावहारिक पक्ष को जरूर देखेंगे, क्योंकि बिना व्यावहारिक पक्ष के हम मिथिला का निर्णय नहीं करते हैं। तो अन्य जो हमारा पंचांग होता है वो चंद्र के ऊपर आधारित होता है, लेकिन जो मिथिला का पंचांग है वो सौर के ऊपर आधारित होता है। सौर मास से हम उसकी गणना करते हैं, और जिसको नेपाल में गत्ते के नाम से जाना जाता है। भारत में चूंकि हम लोग बट गए हैं, भारत अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, तो मिथिला का आधा भाग जो है जो भारत में है, तो जो भारतीय पंचांग है, जो भारतीय काल गणना है, चलता है उसके आधार पर। लेकिन आज भी मिथिला की सारी रीति रिवाज, मिथिला की सारी लौकिक जो है विधा है, वो आज भी उस पंचांग के आधार पर ही चलता है, और उसी आधार पर हम नव वर्ष मनाते हैं। जो सौर वर्ष, जो शालिवाहन जो है शकाब्द जिसको हम कहते हैं, वो मिथिला का नव वर्ष है, जो 1946 और 47 अभी प्रारंभ हुआ है, जो वैशाख एक गत्ते से जिसको हम कहते हैं, मतलब मेष संक्रांति के बाद जो पहला दिन होता है उस वहां से, मतलब वैशाख का जो प्रथम दिवस होता है जिसको नेपाल में गत्ते कहते हैं, वहां से मेरा यह नववर्ष प्रारंभ होता है। और फिर उसके साथ एक सांस्कृतिक हमारी एक जो लौकिक परंपरा है, जूर शीतल जिसको हम कहते हैं मिथिला में, जूर शीतल के माध्यम से इस उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे, वृक्ष जब अपने पुराने पत्तों को छोड़ते हैं और नए पत्ते पुष्पित पल्लवित होते हैं, और उस समय जब प्रकृति, और आपको मैं चीज एक बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो ये पावन पुनीत समय होता है, न गर्मी का ज्यादा मौसम रहता है, न ठंडा का मौसम रहता है, मतलब प्रकृति अपने आप को जब संतुलित करती है, ऐसे समय में मिथिला नववर्ष सौर क्रम से, सौर मास से, क्योंकि सूर्य आधारित ही हम सारे त्योहार, व्रत, पर्व मिथिला में निर्णय करते हैं, उसी आधार पर हमारा ये नववर्ष प्रारंभ होता है। और क्रमशः फिर चैत्र का जो हमारा संक्रांति आता है, जिसे सतुआ संक्रांति कहते हैं, वह वर्ष पूर्ण होता है। पुनः एक गत्ते को जब सौर मास प्रारंभ होता है, वैशाख का पहला दिवस होता है, तो वो हमारा नववर्ष होता है। और इसको हम बहुत सारे लौकिक विधा से भी जोड़े हैं, बहुत सारी जो मिथिला की रीति रिवाज है, जो मिथिला की परंपरा है, जो सांस्कृतिक चीजें मिथिला में होती है, इन सब चीजों को हम जोड़ते हैं। और जो अन्य पंचांग है, वो अन्य पंचांगों की अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग विधा है। वहीं हमारे बिहार में विश्वविद्यालय पंचांग है, उसकी अलग विधा है। मिथिला के लोग भी शादी विवाह करते तो हैं विश्वविद्यालय पंचांग के आधार पर, लेकिन सौर मास आधारित हमारे सारे कार्यक्रम उसी से संपादित किए जाते हैं। जब ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो सर्वप्रथम व्यक्ति के शरीर पर उसका असर पड़ता है। आप देखेंगे जब दो ऋतुओं का संगम होता है तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है। जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने का ये समय होता है, बसंत जाता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है, तो निश्चित तौर पर इसकी जो भी प्रतिक्रिया होती है तो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारे यहाँ इसीलिए जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो हम लोग प्रकृति का पूजन करते हैं। मिथिला में पशु पक्षी, केवल मनुष्य को नहीं, पशु पक्षी जिसको हम पोसते पालते हैं, उनको भी उस दिन ले जाकर के नदी में स्नान कराते हैं, इसलिए कि अब वसंत ऋतु समाप्त हुआ है, ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, तो अपने शरीर को, जो हमारा शरीर का रेसिस्टेंट पावर है, वो घुल मिल जाए वसंत के बाद ग्रीष्म के साथ। तो इसी वजह से इस तरह का आयोजन हमारे यहाँ होता है। वृद्ध माताएं और रात में पूजन जल लेकर के भगवान के पास रखती है, वही जल सुबह में, इसका बहुत सारा वैज्ञानिक कारण है। जब हम वैज्ञानिक पक्ष की ओर जाएंगे तो मैं पहले ही कहा कि मिथिला में शास्त्रीय विधान से ज्यादा लौकिक परंपरा की महत्व है, जिसको याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर ही मिथिला का सारा जो कर्मकांड है वो संपादित होता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति ने स्पष्ट लिखा कि धर्मस्य निर्णयो ज्ञेयः मिथिलायां व्यवहारतः, जो व्यावहारिक हमारा पक्ष है वो भी, उसमें भी वैज्ञानिकता है। और वैज्ञानिकता यही है कि सुबह में जब
धीरे 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 गर्मी का मौसम आता है, जाड़े का समय खत्म होता है, तो शरीर में जब परिवर्तन होता है तो वो कितना हमारा शरीर इस चीज को सह सकता है। इसीलिए माताएं प्रयोग करती हैं, रात का जल सुबह उठ करके सबके माथे पर उसे जुराती हैं, उसे कहती है कि देखो जल जितना शीतल है, इस ग्रीष्म ऋतु में भी भगवान तुम्हारे ताप को कम करें। इसीलिए यह इस ऋतु का, इस नए वर्ष का प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में मैं तुम्हें जुड़ा रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। इसकी शीतलता जैसी तुम्हारे मस्तिष्क में अभी अनुभव हो रहा है, पूरे ग्रीष्म ऋतु भर तुम्हारा शरीर यह शीतल बना रहे। इस तरह का यह सब बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। धन्यवाद सर, आपने बड़े सरलता से अपने मिथिला का महिमा के गुणगान और वहाँ की रीति रिवाज के बारे में बताया। हम ये चाहेंगे कि आपका ये जो कॉलेज है यहाँ पे अब क्या नए सिलेबस के साथ दाखिला वगैरह भी क्या ऋतु परिवर्तन के बाद होना प्रारंभ हुआ है क्या? जी 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 निश्चित। हम लोग तो जो भारतीय परंपरा के पुरोधा लोग हैं, उन्हीं के परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके हम लोग संवाहक हैं। और हम लोग भी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होता है, जो हमारा नया वर्ष होता है, उसी नव वर्ष पर आधारित हम लोगों के यहाँ भी सारे चीज परिवर्तित होते हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे परीक्षाएं चल रही हैं और प्रवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम बच्चों का प्रवेश लेते हैं, उससे पहले प्रवेश परीक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ दो तरह की विधा है, एक CUT के तहत प्रवेश होता है, एक नॉन CUT के तहत होता है। उन बच्चों का हम स्वयं यहाँ प्रवेश परीक्षा लेते हैं अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ वेद है, कर्मकांड है, ज्योतिष है, साहित्य है, व्याकरण है, दर्शन है, उसके साथ आधुनिक विषय है, कंप्यूटर है। इन सारी विषयों का अध्ययन बच्चों को कराते हैं। तो उन बच्चों का हम पहले प्रवेश परीक्षा लेते हैं। प्रवेश परीक्षा के लेकर के फिर नए सत्र में उन बच्चों को अगले कक्षा में अपने यहाँ प्रवेश करा करके अध्ययन काम प्रारंभ करते हैं। छात्रावास में रहने वाले बच्चों को छात्रावास में रखते हैं, इनको भोजन वस्त्र आदि की आवास की व्यवस्था देते हैं। और ये फिर पठन पाठन जो हमारी परंपरा है, जो गुरुकुल पद्धति है, उस पद्धति के साथ साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है विकसित भारत 2047 का, जिसमें भारत माता पूरे विश्व गुरु की पदवी प्राप्त करें, उस दिशा में हम लोग भी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रमों को उस ढंग से बच्चों के सामने रखते हैं कि बच्चा परंपरागत विषय के साथ आधुनिक विषय जो है, जो आज की आवश्यकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे विज्ञान हो, संस्कृत की उन चीजों को इन शास्त्रों के साथ जोड़ करके अध्ययन अध्यापन का कार्य हम करवाते हैं। अच्छा, क्या आपके यहाँ दाखिला में जातीयता का बंधन है क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई भी जातीयता का बंधन नहीं है। वो भारतीय हो, विदेशी भी हो, हम विदेशियों का भी प्रवेश लेते हैं। मेरे यहाँ नेपाल, भूटान, इन देशों के भी बच्चे आते हैं प्रवेश लेने के लिए। भारत का कोई भी किसी भी सरकार, जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। आज नहीं, हमारे यहाँ 20 साल से जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ रहते हैं। आज भी अमरनाथ में हो, चाहे माता वैष्णो देवी में हो, हमारे यहाँ के छात्र वहाँ पुजारी के रूप में काम करते हैं। कोई जाति बंधन नहीं हो। समाज का अंतिम व्यक्ति भी आएगा तो उसको हम प्रवेश देंगे, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की जब बात करते हैं तो कोई जाति भेदभाव मेरे यहाँ नहीं है। किस किस कक्षा में आपके यहाँ प्रवेश प्रारंभ हो चुका है? हमारे यहाँ प्राक शास्त्री, जिसे हम कक्षा इंटर कहते हैं, और शास्त्री जिसे हम BA कहते हैं, आचार्य जिसे हम MA कहते हैं, इसके साथ साथ हम PG डिप्लोमा कर्मकांड का भी अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। उसमें प्रायोगिक भी होता है और सैद्धांतिक भी होता है। दोनों में PG डिप्लोमा कर्मकांड का भी हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। समर्पित पॉकेट मिथिला पंचांग में मिथिला के पर्व, त्योहार, लगन, विवाह आदि तिथियों को दर्शाया गया है, जिससे कि प्रवासी मैथिल परिवार भी पंचांग के अनुसार अपने कार्य संपादित कर सके। समारोह की अध्यक्षता बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने की। अति विशिष्ट अतिथि बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि जूड़ शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध है। इस मौके पर बड़े बुजुर्ग अपने से छोटे लोगों के सिर पर बासी पानी डालकर जुड़ैल रहू का आशीर्वाद देते हैं। मिथिलांचल के लोगों का मानना है कि इससे पूरी गर्मी, मस्तिष्क और पूरा शरीर प्रकृति के अनुसार बना रहता है। साथ ही मिथिलावासी इस दिन संध्या को पेड़ पौधों में जल डालते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में भी पेड़ पौधे हरे भरे रहें। मिथिला नववर्ष अभिनंदन समारोह में लोक नृत्य झिझिया, जिसे बरसात कराने का नृत्य
नृत्य भी कहा जाता है। इस भीषण गर्मी में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए मनोहारी झिझिया, जट जटिन, समाज कैबा, लोक महापर्व डाला, छठ, जय जय भैरवी, गणेश वंदना की मनोहारी प्रस्तुति हुई। समारोह का संयोजन गौतम कुमार झा ने किया, सह संयोजन मालिनी चौधरी ने किया, स्वागत दीपेश चंद्र चौधरी और धन्यवाद संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने किया। आज क्योंकि कल मिथिला का नव वर्ष है जिसे हम लोग जूड़ शीतल के रूप में मनाते हैं, तो उसके पूर्व संध्या पर मिथिला नव वर्ष का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आज हम लोगों ने मिथिला नव वर्ष समारोह का आयोजन किया। आज के कार्यक्रम में हमने मिथिला की लोक संस्कृति, जट जटिन, झिझिया, समा चकेवा, डाला, छठ पर मनोहारी कलाकारों ने गीत संगीत नृत्य की प्रस्तुति दी है। साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव ने रामायण के पात्र जटायु की सदगति पर भावपूर्ण नृत्य रूपी मंचन किया है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी थे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता बनारस बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष श्री सतीश तिवारी जी ने किया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव मौजूद थे और साथ ही साथ हमारे बीच आनंद राय जी, भट्ट ब्राह्मण महासभा से अजय विक्रम सिंह जी, नित्यानंद राय जी आदि वरिष्ठ लोग मौजूद थे जिनका हमने सम्मान भी किया है और साथ ही साथ मिथिला पंचांग का लोकार्पण भी किया है।